हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है, ये क्लास 9th की सोशल साइंस की बुक में एक आपको चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 10, यानी इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय लोकतंत्र के चुनाव को समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पूरी वीडियो के माध्यम से आप बड़े आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे और उनको जानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव यानी इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मीनिंग ऑफ इलेक्शंस की, यानी कि अगर हम पूछें कि चुनाव का अर्थ क्या होता है ना, तो देखते हैं हम इसके अर्थ को। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले एक फोटो देख रहे होंगे बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक महिला बैठी है यहाँ पे, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इधर ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट डाल रहा है। और ये जो महिला बैठी है यहाँ पर, ये एक मतदान कराने वाली, मतलब वोट के समय में, या कह सकते हैं कि चुनाव कराने वाली एक महिला है। ठीक है, जो उस समय अपनी ड्यूटी दे रही है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वोट दिया जा रहा है यहाँ पर, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है ये देख ना ले कि वोट किसको दिया जा रहा है, किस पार्टी को दिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से ढका गया है, ये इस तरीके से चारों तरफ से ढका गया है यहाँ से, ताकि किसी को नजर ना आए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा भी रहा है पीपल कास्टिंग देयर वोट्स इन इलेक्शन, मतलब लोग जो है इलेक्शन में अपने वोट को डालते हैं। ठीक आगे देखिए, हाँ, ये इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक प्रोसेस थ्रू विच सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग। कि चुनाव एक क्या है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। ठीक है, नागरिक मतलब वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, वो व्यक्ति अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, कहता है थ्रू द इलेक्शंस पीपल एक्सप्रेस देयर विल एंड डिसाइड हु विल मेक लॉ एंड रन द गवर्नमेंट। चुनाव के माध्यम से लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और तय करते हैं कि कौन कानून बनाएगा और सरकार चलाएगा। बिल्कुल सही बात है, चुनाव में जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी की सरकार बनती है, और वही सरकार जो है कानून बनाती है। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब चुनावों के माध्यम से संभव हो पाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक आप पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ये एंशिएंट रूट्स ऑफ इलेक्शंस, प्राचीन परंपरा का जो इलेक्शंस हैं, ये पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आप एक अभिलेख देख रहे हैं। ठीक है, ये अभिलेख जो है, ये उत्तर मेरु अभिलेख है, उत्तर मेरु अभिलेख। ठीक है, ये उत्तर मेरु अभिलेख इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, इन अभिलेखों में ये बताया गया है कि जो चुनाव प्रणाली है, ये काफी प्राचीन समय से भारत में चलती आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ देखिए, जैसे लिखा है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस एग्जिस्ट इन एंशिएंट इंडिया, द उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कुडुवलई सिस्टम। मतलब कि ये जो उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख है, इसमें भी एक प्रथा जिसे कुडुवलई सिस्टम प्रथा कहते हैं, उसका वर्णन है। प्राचीन भारतीय लोकतंत्र परंपराएं मौजूद थी, है ना, लोकतांत्रिक परंपराएं जो है प्राचीन भारत में भी मौजूद थी, और उत्तर मेरु अभिलेख में कुडुवलई प्रणाली का वर्णन मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे बोला भी गया है, कुडुवलई सिस्टम इन्वॉल्व ड्रॉइंग नेम्स फ्रॉम द पॉट ऑफ फेयर सिलेक्शन। ठीक है, तो मतलब ये है कि कुडुवलई जो प्रणाली है, इसमें पात्रों के नाम एक पात्र से निकालकर निष्पक्ष चयन किया जाता था। मतलब कि एक, मान लीजिए जैसे एक बॉक्स, एक इस तरीके से एक ओपन जो है बॉक्स है, इसमें कई सारी पर्चियां इस तरीके से होती थी, जिसमें से एक पर्ची को बाहर निकाला जाता था और वो व्यक्ति जीत जाता था। इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पुराने समय में प्राचीन भारत में चलती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव का महत्व क्या है, क्यों चुनाव जरूरी है, किस लिए, क्या महत्व रखते हैं, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आता है कि चुनाव का महत्व क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इलेक्शंस आर इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। यानी कि चुनाव जो है, ये क्या होता है, जवाबदेही,
प्रतिनिधित्व और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चुनाव के माध्यम से जो सरकार बनती है उसका एक उसकी जवाबदेही हो जाती है। प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, जिनको हम वोट डाल के चुनते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो हमारी पसंद होते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं चुनाव में, हम देखते हैं कि कई सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग पार्टियों के, और हम जिसको भी वोट देते हैं वो जीत जाता है, जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, इस चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन भी किया जा सकता है, और वो किसी जो है हंगामे के नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से हम सत्ता को परिवर्तन करने में भी हेल्प करते हैं। तो चुनाव जो है ये हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका एक अलग ही महत्व होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट कहता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हु विद मिलियंस ऑफ वोटर। यानी भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां करोड़ों मतदाता हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में बहुत से मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। ठीक है, 18 साल या इससे ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है तो उसे वोट देने की पावर होती है ना, और वोट देना हमारा राइट भी है। ठीक है, ये हमारा अधिकार भी है। ठीक, चलिए आगे देखिए कहता है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन यानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। इलेक्शंस क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग पार्टी कैंडिडेट एंड आइडियोलॉजीज। यानी कि चुनाव जो है ये राजनीतिक दलों में, उम्मीदवारों में और विचारधाराओं के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा बच्चों कि जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग राजनीतिक दल के उम्मीदवार जो है आम लोगों से मिलते हैं आगे, और उनकी विचारधाराओं का हमें पता लगता है ना, उनकी बातों से हमें उनकी आइडियोलॉजी का पता लगता है। तो जो चुनाव होता है ये चुनाव क्या करता है, राजनीतिक दलों में और राजनीतिक दलों में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में वो और उनकी जो विचारधाराएं होती हैं इन सभी के बीच में एक कंपटीशन पैदा करता है। ठीक है, तो इलेक्शन जो है ये कंपटीशन पैदा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या कहता है इलेक्टोरल सिस्टम यानी निर्वाचन प्रणाली। इंडिया कंडक्ट इलेक्शंस एट डिफरेंट लेवल, लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड द लोकल बॉडीज। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में जो भारत में विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्य विधानसभा के हों या स्थानीय निकायों के हों, और ये तीनों ही चुनाव जो होते हैं बच्चों ये हमारे देश में कैसे होते हैं, ये हमारे देश में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं क्योंकि इन प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जहां पर जनता जो है वो क्या करती है, वोट डालती है, जनता अपना वोट देती है, वोट देती है। ठीक है, तो चाहे वो लोकसभा का हो, राज्य विधानसभा का हो या लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो, इसमें हम लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो जाकर वोट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये इलेक्टोरल सिस्टम था। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम की यानी निर्वाचन प्रणालियों के प्रकार की, तो देखिए आप देख पा रहे हैं पहले एक निर्वाचन प्रणाली है फर्स्ट पास द पोस्ट और दूसरी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दोनों में ही अलग अलग फर्क है। देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट की तो ये क्या होता है, ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें हम लोग वोट डालते हैं, और यहाँ पर जो होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब कि हम वोट नहीं देते, उसमें हमारे जो कैंडिडेट जो जीत कर आते हैं वो वोट देते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस किसके होते हैं, तो जैसे अगर मैं भारत की राष्ट्रपति की बात करता हूं, है ना, राष्ट्रपति, तो अगर राष्ट्रपति जो है इसके चुनाव भारत में जो होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं बात करता हूँ लोकसभा की, विधानसभा की, ये जितने भी जो विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, लोकल बॉडीज हैं, पंचायत है, नगर निगम है, इनके चुनाव क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं। इसमें राज्यसभा हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इनके चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो इसमें कई सारी चीजें हैं। देखिए इसमें क्या कहता है आगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज और यहाँ पे मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वोट मेथड की, तो वोटर्स वोट फॉर वन कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे जो वोटर होता है डायरेक्ट इलेक्शंस में, यहाँ पे जो वोटर होता है वो एक सिंगल कैंडिडेट को वोट करता है। ठीक है, जो वोटर होता है वो किसी सिंगल एक कैंडिडेट को वोट करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की। ठीक है, ये जो चुनाव प्रणाली है इसमें वोट देने वाले का जो वोट होता है वो केवल एक होता है और उसे एक ही कैंडिडेट को देना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोटर्स रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यहाँ पे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वोटर जो है वोट देता है। एक नंबर पर किसको देना है, 2 नंबर पर किसको रखना है, 3 नंबर पर किसको रखना है, 4 पर किसको रखना है, इस तरीके से प्रेफरेंस पे यहाँ पर देखता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रेफरेंस पे जो है कैंडिडेट को रखता है। आगे देखिए क्या कहते हैं,
कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट्स विन, यहाँ पर जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, कैंडिडेट इलेक्टेड बेस्ड ऑन द कोटा एंड प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से जो कैंडिडेट सबसे आगे रहता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, फर्स्ट पास द पोस्ट में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये चारों ही पॉइंट आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर जो चीज अभी मैंने आपको बताई थी वही है, फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट्स में, मतलब वो प्रतिनिधि, वो प्रत्याशी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, इस चुनाव प्रणाली में जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विजेता होता है। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सीट्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन द वोट शेयर, इसमें सीट जो है वो वोट प्रतिशत के आधार पर दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगली चुनाव प्रणाली क्या है, मिक्स नंबर सिस्टम, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ FPTP एंड PR सिस्टम। ठीक है, मिक्स मेंबर सिस्टम में जो FPTP और जो ये जो PR यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, इन दोनों सिस्टम को जोड़ के ही ये मिक्स मेंबर सिस्टम बना है। ठीक, चलिए तो ये 3 तरह की हमारे भारत में चुनाव प्रणालियां हैं। आगे बात करते हैं हम इलेक्शंस लॉ की, यानी चुनाव संबंधी कानून की। तो देखिए चुनाव संबंधी कानून जो है ये बनाए जाते हैं और अभी हमारे देश में जो है काम कर रहे हैं, इसलिए ताकि किसी तरह से कोई भी जो समस्या चुनाव में ना हो। ठीक है, तो देखिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जैसे पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, तो ये एक कानून है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो ये वाला जो कानून है, इस कानून को जो है हमारे जो देश के नेता है राहुल गांधी, उनके ऊपर भी जो है यही कानून चलाया गया था जब उनकी सदस्यता को भंग करने की जो है रद्द करने की बात की गई थी लोकसभा से। ठीक है, तो आगे है डिलिमिटेशन एक्ट 2002। ठीक है, तो ये जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 है, या हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है या 1950 है, ये तीनों ही चुनाव संबंधी कानून है जिनका इस्तेमाल जो है समय समय पर किया जाता है। ठीक है, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी चुनाव में ना हो। ठीक, चलिए अब आगे जो हम बात करते हैं, हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं, यानी परिसीमन की बात करते हैं। तो परिसीमन होता क्या है हमें ये समझना चाहिए। तो देखिए आप जो देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश का नक्शा है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश के नक्शे को, तो इस नक्शे के माध्यम से या हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डिलिमिटेशन के बारे में। तो देखिए डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन मींस द रीड्राइंग कॉन्स्टिट्यूशनसी बाउंड्री बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, यानी परिसीमन का अर्थ होता है जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, यानी जनसंख्या के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं को दोबारा से पुनर्निर्धारित करना। देखिए जनसंख्या के आधार पर ही हमारे जो ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ये बटे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो है यूपी। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। तो अगर मैं बात करता हूं इसके लोकसभा की, अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा की, या मैं बात करता हूं विधानसभा की, है ना, विधानसभा की, ये तीनों ही मामलों में सबसे ज्यादा सीटें जो है यूपी की। अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो सबसे ज्यादा सीट 80 सीट जो है यूपी की लोकसभा में। और अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा की तो राज्यसभा में 31 सीटें जो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। किस राज्य की, यूपी की। तो यूपी की लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें सबसे ज्यादा है बाकी अदर स्टेट से। और अगर मैं बात करता हूँ विधानसभा की, तो विधानसभा में भी इसकी सबसे ज्यादा सीट्स हैं 403 सीटें। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है वो आधार है इन निर्वाचन क्षेत्रों का, जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए जनसंख्या आधार है निर्वाचन क्षेत्र का। तो परिसीमन का अर्थ क्या है, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को दोबारा से निर्धारित करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या महत्व है। देखिए इलेक्शंस के, यानी फेयर रिप्रेजेंटेशन, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व होता है। तो दूसरा इक्वल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, समान जनसंख्या वितरण। ठीक है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट अब जो आता है वो ये है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग। तो बच्चों ये देख रहे हैं यहाँ फोटो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसका मेन काम भारत में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के कराना है। तो हमारे संविधान का जो भाग है, हमारे संविधान का भाग 15 और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसमें चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और हर साल हम 25 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे, क्योंकि 25 जनवरी को ही हमारे देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी साल 1950 को देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए तो देखिए चुनाव आयोग क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस, मतलब ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो चुनाव कराती है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब है कि इसका संविधान में वर्णन है, इसका संविधान के अंदर क्या है? वर्णन है। मैंने अभी आपको बताया था कि भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ये जितने भी बातें हैं ये सब संविधान में दी गई है। और ये जितने भी बातें मैंने यहाँ लिखी हैं ये किससे जुड़ी हुई है? इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अब इसकी शक्तियों की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन की पावर क्या है? तो जैसे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडवाइजरी पावर है यानी सलाहकारी पावर है, अर्धन्यायिक पावर है और रेगुलेटरी यानी नियामक जो है ये इसकी पावर है। यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है? फंक्शंस। देखिए फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी इसके कार्य क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका कार्य क्या है? कंडक्ट इलेक्शंस यानी चुनाव को कराना। ठीक है, फिर आगा कार्य इसका अगला जो है वो क्या है? मेंटेन द इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची तैयार करना। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टियों या दलों का पंजीकरण करना। और मॉनिटर द इलेक्शन एक्सपेंडिचर यानी खर्च की निगरानी करना। ठीक है, तो ये सभी काम किसके हैं? ये इलेक्शन कमीशन के हैं, चाहे चुनाव कराना हो, मतदाता सूची को तैयार करना हो, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना हो या खर्चे की निगरानी करना हो, ये सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन देखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कॉन्स्टिट्यूशनसी निर्वाचन क्षेत्र क्या है? देखिए अ ज्योग्राफिकल एरिया फ्रॉम विच रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता है। मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र जहां से प्रतिनिधि चुना जाता है उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र का मतलब वो भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां से प्रतिनिधि को चुना जाता है, वही कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची। इस तरीके से आप देख रहे हैं मतदाता सूची होती है। ठीक है, ये आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर फोटो होती है, इनके सामने इनका एड्रेस, कुछ फोन नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, इस मतदाता सूची से ही मैच किया जाता है हमारे आई कार्ड को, हमारे वोटर आईडी कार्ड को, और फिर हम वोट देते हैं मैचिंग होने पर। आगे देखिए क्या कहता है? अ लिस्ट ऑफ ऑल, तो आगे हम बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम यानी दल प्रणाली के प्रकार। तो कैसे कैसे दल हैं हमारे देश में? देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यानी पहले नंबर पे क्या है? वन पार्टी सिस्टम यानी कि एक दलीय प्रणाली। ठीक है, तो अगर हम मतलब ओवरऑल बात करें, हम भारत की बात नहीं करते लेकिन ओवरऑल अगर बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कई सारे दल होते हैं, है ना, कई सारे जो है दलों की एक प्रणाली होती है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक प्रणाली दल की क्या है? एक दलीय प्रणाली, मतलब वो प्रणाली जहां पर केवल और केवल एक ही पार्टी होती है, कोई दूसरी पार्टी होती ही नहीं, उसे कहते हैं हम केवल एक ही दल का शासन जो है वो रहता है। तो अगर इसका एक एग्जांपल दें, जैसे चीन है, चीन में एक ही दलीय व्यवस्था है। ठीक है, कोई दूसरी पार्टी तो खड़ी होती भी नहीं, अगर होती भी है तो उसके पास उतनी पावर्स नहीं होती। ठीक है, तो चीन में केवल एक ही पार्टी है यानी वन पार्टी सिस्टम है। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे देखें, आगे आता है, देखिए यहाँ लिखा है टू पार्टी सिस्टम यानी द्विदलीय प्रणाली यानी टू मेजर्स पार्टी डोमिनेटेड, दो प्रमुख दलों का जो है वो प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें टू पार्टी सिस्टम की तो इसका सही एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, एक है रिपब्लिक, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। तो ये अमेरिका में हो गया, और ये वन पार्टी सिस्टम ये हो गया चीन में यानी चाइना में। ठीक, आगे आता थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा देश भारत यानी इंडिया। तो मैनी पार्टीज कम्पिटिट, कई दल चुनाव में भाग लेते हैं। आप देखते हो कि इतने सारे दल होते हैं जो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है?
आगे कहता है इंडिया फॉलोज मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी भारत बहुदलीय प्रणाली को अपनाता है। भाई मैंने बताया कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है। ठीक, तो देखिए इसके क्या फीचर्स हैं। कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार। अगर हम बहुदलीय प्रणाली की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला फीचर है गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार क्या है, फॉर्म व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट मेजोरिटी, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तब गठबंधन की सरकार बनती है। यानी जब कोई एक दल बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो बाकी दल उसके साथ मिलकर जो है सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करता हूं लोकसभा की, अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा में 543 सीटें हैं वर्तमान में, और अगर किसी पार्टी को 272 के आसपास सीट्स मिल जाती हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी सरकार बनाएगा। या तो इतनी मिलनी चाहिए 272, इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम रह जाती है, मान लो अगर किसी को 260 सीटें मिलती है या 250 सीटें मिलती है तो वो बहुमत से कम हो गया। तो उस केस में जब बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाता है तो उस केस में एक गठबंधन की सरकार बनती है जिसमें कई सारी पार्टियां जो है मिलकर 272 का आंकड़ा या इससे ज्यादा आंकड़ा पा लेती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आगे देखें, आगे क्या कहता है फीचर इसके फीचर क्या है, बहुदलीय प्रणाली के फीचर क्या है। ठीक है, तो इसके फीचर क्या है, विशेषता तो देखिए पावर शेयरिंग यानी सत्ता का साझेदारी होती है कि पावर जो है बाकी जो भी गठबंधन की सरकार बनती है उसमें पावर सभी के पास होती है। एक कॉमन प्रोग्राम होता है, साझा कार्यक्रम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी लचीलापन होता है जो गठबंधन की सरकार होती है। लेस स्टेबिलिटी यानी कम स्थिरता होती है, बिल्कुल सही बात है, ये कम स्थिर होती है। मतलब गठबंधन की सरकार जो होती है ये टिकाऊ नहीं होती, ये स्थिर नहीं होती, ये कभी भी 5 वर्ष से पहले पहले गठबंधन टूट जाता है और सरकार गिर जाती है। ठीक है, ऐसा कई बार हमारे देश में हुआ भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों के प्रकार। तो अगर हम राजनीतिक दल के प्रकार बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर नाम लिखा है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, और इसका ये चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं बीजेपी तो पहले इसे जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जनसंघ, इसे पहले जनसंघ के नाम से जानते थे। और ये जनसंघ जो था ये साल 1951 में बना था। ये एक पार्टी थी जनसंघ जो 1951 में बनी थी, लेकिन इसी जनसंघ को साल 1980 में, इसको 1980 में नाम इसका चेंज कर दिया, जिसको रख दिया नाम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ठीक है, तो सबसे पहले बीजेपी का जो नाम था जनसंघ हुआ करता था, साल 1951 में ये जनसंघ बना था, लेकिन जनसंघ का नाम 1980 में बदलकर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी कर दिया, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल का फूल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसका ये क्या है, आईएनसी यानी ये इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का निशान। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बहुत पुरानी पार्टी है जो 1885 में बनी थी। ठीक है, और इसको बनाने वाले भी एक अंग्रेज थे, तो बहुत पुरानी एक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, अगली पार्टी जो है ये है आम आदमी पार्टी यानी आप। ठीक है, और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कब बनी थी, ये 2012 में बनी थी आम आदमी पार्टी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, और बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले जो लीडर थे वो कौन थे, वो थे कांशीराम। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कब बनाया था, साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी। ठीक है, कांशीराम के द्वारा। चलिए अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये वैसे बनती है साल 1925 में। ठीक है, 1925 में, लेकिन आगे जो है ये 1964 में टूट जाती है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या हो जाता है, इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इसका नाम हो जाता है। पहले ये क्या थी, पहले सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। 1925 में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, लेकिन साल 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टूट जाती है और इसका एक भाग बन जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो 1964 में बना था। ठीक है, और ये इनका चुनाव चिन्ह होता है हथौड़ा और हंसिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है नेशनल पीपल पार्टी, है ना, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी। ठीक है, और ये इसका चुनाव चिन्ह है। ये 1990 के आसपास पार्टी बनी थी, और इसको बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे शरद पवार। शरद पवार, ठीक, अभी भी ये है। तो शरद पवार जो थे उन्होंने ये नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी बनाई थी। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर आगे आता है नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय दल।
ये क्या करते हैं, वर्क अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे देश में कार्य करते हैं। जो नेशनल पार्टी जो होती है पूरे देश में काम करती है, ठीक है, पूरे देश में भ्रमण करती है। नेक्स्ट है स्टेट पार्टी यानी क्षेत्रीय दल, वर्क इन स्पेसिफाइड स्टेट्स, ये किसी विशेष राज्य में कार्य करते हैं। तो क्षेत्रीय दल वो दल होते हैं जो किसी एक क्षेत्र में होते हैं, किसी एक राज्य में होते हैं और वहीं पर वो कार्य करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, समाजवादी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी क्या है, एक क्षेत्रीय पार्टी है। या मैं अगर बात और करूं, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल किसकी, लालू की पार्टी है और इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन। ये केवल और केवल बिहार में सक्रिय होकर काम करती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय दल होते हैं। ये क्षेत्रीय दल जब इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, जब लोकसभा में गठबंधन की सरकार बनानी होती है, तो कई सारे क्षेत्रीय दल आकर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो सरकार बन जाती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया फॉर द नेशनल पार्टी, तो राष्ट्रीय दल के मानदंड क्या होते हैं बनने के लिए, तो 6% वोट इन 4 स्टेट्स, तो सबसे पहले 6% वोट जो है किसी भी एक दल को चारों स्टेट्स में मिलना चाहिए। 2% लोकसभा सीट, मतलब 2% जो है वो लोकसभा सीट होनी चाहिए, यानी 4 जो स्टेट्स है वहां पर 6% वोट मिलने चाहिए और लोकसभा सीट 2% मिलनी चाहिए और रिकॉग्नाइज होनी चाहिए 4 स्टेट में, 4 स्टेट्स में उस पार्टी की पहचान होनी चाहिए, तो भी वो क्षेत्रीय पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, ठीक। तो यहाँ पे यही सब दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आता है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून। तो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की गई है, ठीक है। तो बहुत से प्रत्याशी जो निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने से रोकता है ना, ये एंटी डिफेक्शन कानून जो है, तो जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनको दल बदलने से रोकता है ये कानून, ठीक है। समझ में आई बच्चों। चलिए तो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में, ठीक है, इस बात का वर्णन है कि कोई भी दल व्यक्ति जो है चुनाव जीतने के बाद अगर जो है दल नहीं छोड़ सकता, अगर वो छोड़ता है किसी दूसरे दल में जाता है चुनाव जीतने के बाद, तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक। चलिए अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985, तो ये दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ था। ये कौन सा, ये दल बदल विरोधी कानून ये लागू हुआ था, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। कब, 92वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। और कौन सी अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके देखिए की पॉइंट, यहाँ पे की प्रोविजंस, मुख्य प्रावधान क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है, लीविंग पार्टी और डिसोबेइंग व्हिप, यानी दल छोड़ने या व्हिप का उल्लंघन करने पर अयोग्यता हो जाती है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, ज्वाइनिंग पार्टी लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, यानी स्वतंत्र सदस्य दल में शामिल होने पर अयोग्य होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, पार्टी ज्वाइनिंग आफ्टर 6 मंथ डिस्क्वालीफाई, और अगर किसी ने 6 महीने पहले कोई पार्टी जो है ज्वाइन किया और वो छोड़ के चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे एक आप चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इनके अपवाद भी हैं कुछ, ठीक है। क्या अपवाद है इनको देखते हैं, मर्ज ऑफ द पार्टी, पार्टियों का कई बार विलय हो जाता है। प्रेसिडाइंग ऑफिसर न्यूट्रली, यानी अध्यक्ष की जो है निष्पक्षता रहती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप एक कार्टून देख रहे हैं किस तरीके से दल बदल कर जा रहे हैं ये, ठीक है। ये इस दल में जा रहा है, ये उड़कर इस दल में जा रहा है और ये उड़कर इस दल में जा रहा है, ठीक है। तो ये है दल बदल कानून, ठीक। चलिए आगे देखिए, तो इस दल बदल कानून से क्या है, इसके नुकसान देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, बहुत कम होती है, और अगर भ्रष्टाचार में कमी आती है। देखिए अगर हम दल बदल विरोधी कानून की बात करते हैं, दल बदल विरोधी जो कानून है, ठीक है, ये इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या विशेषता है, तो अगर ये सवाल आपसे पूछ लेता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस कानून से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, यानी राजनीतिक स्थिरता आई है कि अब कोई भी व्यक्ति जल्दी से दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकता, और अगर होता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस द करप्शन, भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। मेंटेन द डिसिप्लिन, यानी अनुशासन बनाए रखना, और रिस्पेक्ट वोटर, यानी मतदाताओं का सम्मान करना। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सभी जो है ये दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से आई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ सवाल है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जुड़े हुए ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं पेपर में, जैसे लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, तो लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव कराती है, बिल्कुल सही बात है, और इससे जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। तो जहां पर सबसे ज्यादा जनता जो है चुनाव में या इलेक्शन में भागीदारी करती है, भागीदारी लेती है, तो वहां पर
सिस्टमेटिक तरीके से काम चलता है। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। यानी वह नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। ठीक, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी निर्वाचन आयोग क्या है, तो भारत में चुनाव कराने वाली एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है निर्वाचन आयोग। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए, आगे कहते हैं चुनाव क्षेत्र क्या होता है, जिस क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है उसे चुनाव क्षेत्र कहते हैं। चुनाव क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर प्रतिनिधि का चुनाव होता है। आगे है गुप्त मतदान के, जब मतदाता बिना किसी डर के अपने वोट को गुप्त रखता है तो उसे गुप्त मतदान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब मतदाता वोट करने के बाद किसी को नहीं बताता है कि उसने किस पार्टी को वोट दिया तो वो गुप्त मतदान कहलाता है। मतदाता सूची क्या, वोट देने योग्य नागरिकों की सूची में को मतदाता सूची कहते हैं। मतलब वो नागरिक जिनकी उम्र वोट देने वाली हो गई है, ऐसे नागरिकों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है आदर्श चुनाव की कोई दो विशेषता बताइए। तो आदर्श चुनाव की पहली विशेषता क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। दूसरा, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। तो ये विशेषताएं हैं आदर्श चुनाव की। आगे, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो इस भारत में 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ईवीएम कहते हैं। चुनाव प्रचार क्या है, राजनीतिक दलों द्वारा वोट प्राप्त करने के लिए किए गए प्रचार को चुनाव प्रचार कहते हैं। मतलब जब भी कोई राजनीतिक दल प्रचार के दौरान अपना चुनाव मतलब इलेक्शन के दौरान अपना प्रचार करता है तो उसे चुनाव प्रचार कहते हैं। ठीक, चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है चुनाव चिन्ह का क्या महत्व है। चुनाव चिन्ह मतदाताओं को उम्मीदवार और दल को पहचानने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, चुनाव चिन्ह के माध्यम से हम उम्मीदवार को पहचान लेते हैं। ठीक, चलिए आगे है, भारत में चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक है लोकसभा और एक है विधानसभा। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। और ये कैसे चुनाव है, ये प्रत्यक्ष चुनाव है। कैसे चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, आगे है पुनर्मतदान यानी रीपोल क्या है, किसी गड़बड़ी के कारण दोबारा कराया गया मतदान क्या कहलाता है, पुनर्मतदान कहलाता है। ठीक है, पुनर्मतदान कहलाता है। आगे है नाटो। नाटो क्या है, देखिए नाटो क्या है, नाटो का जो अर्थ है नन ऑफ द एबव, अर्थात इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये नोटा है, सॉरी ये नोटा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नोटा बोलते हैं। ये ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और लास्ट में होता है नोटा। तो अगर मान लो हम वोट देने जा रहे हैं और हमें चारों कैंडिडेट नहीं समझ में आ रहे तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं नोटा पे, जिसका मतलब होता है नन ऑफ द एबव, यानी किसी को भी नहीं। ठीक, आगे है चुनाव लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाते हैं। तो चुनाव जो है जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार देते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, तो चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ देखिए कुछ शब्दावली है, तो इधर देखते हैं इसको। तो शब्दावली में जैसे इलेक्शन चुनाव, कॉन्स्टिट्यूंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची। ठीक है, नेक्स्ट डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, कॉलेशन मतलब गठबंधन, और डिफेक्शन मतलब दल बदल। ठीक, इसके बाद विप, विप मतलब पार्टी निर्देश, और हॉर्स ट्रेडिंग धन या लालच से समर्थन बदलना। ठीक, चलिए फाइनल अंतिम बिंदु, अगर हम बात करते हैं अंतिम बिंदु की, तो इधर देखिए अंतिम बिंदु क्या है। तो देखिए सबसे पहले चुनाव लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, और दल बदल कानून जो है ये स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, उम्मीद करता हूँ। और अगर हम इनको इंग्लिश में देखें तो देखिए, इलेक्शन इंश्योर द डेमोक्रेसी, इंडिया फॉलो मल्टी पार्टी सिस्टम, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर फेयर इलेक्शंस, एंटी डिफेक्शन लॉ इंश्योर द स्टेबिलिटी, है ना। तो ये चारों चीजें हिंदी और इंग्लिश में ये जो सेम है, और कहीं ना कहीं ये हमारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है बच्चों, फिनिश होती है। तो जितना चीजें मैंने आपको कंटेंट समझाया है तो बेहद इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा जो चीजें मैंने आपको समझाई है आप उन पर बहुत ध्यान से उनको सुनिए और उनको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे नेशनल वोटर डे के बारे में कब बनाया जाता है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपको कुछ अपनी बात रखनी, कोई चीज अगर आपको बतानी है, कुछ कमेंट आपको आप जो है उस अपने कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, अगर कुछ आपको पूछना है। ठीक है, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
इसको ध्यान से इस चैप्टर को समझिए। मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।